नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार। आज 4 मंत्री ले लेंगे शपथ। शाम 5 बजे दिलाई जाएगी ये शपथ। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर अपडेट। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री, अनिल कुमार और दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, जबकि सुनील शर्मा बनेंगे राज्य मंत्री। आरएलडी की तरफ से अनिल कुमार बनेंगे मंत्री। आरएलडी कोटे के एक ही विधायक बनेंगे मंत्री। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक हैं अनिल कुमार। योगी सरकार का किसानों को तोहफा। ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली और फसलों के नुकसान पर मुआवजे का ऐलान। फैसले से 1.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा। चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल के डीएम और एसपी को निर्देश, निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। लोकतंत्र में हिंसा बर्दाश्त नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली बीजेपी में होंगे शामिल। 7 मार्च को थामेंगे बीजेपी का दामन। न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी चाहते हैं आप दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहें। आप जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। एमपी के शाहजहांपुर में राहुल गांधी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल को दिया आलू। राम मंदिर पर टीएमसी विधायक का विवादित बयान। रामेंदु सिन्हा रॉय ने राम मंदिर को बताया अपवित्र। तारकेश्वर सीट से टीएमसी के विधायक हैं रामेंदु सिन्हा रॉय के बयान पर बरसे सुकांत मजूमदार। बोले बयान से हिंदुओं की भावनाएं हुई आहत। टीएमसी की मंशा आई सामने। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी विधायक के बयान पर हमला। कहा बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर हुई है आहत। बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष के नेता भारत को एक देश नहीं मानते हैं। विपक्ष के नेता सनातन विरोधी हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा नफरत और बांटने का काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी बताए गरीबी खत्म करने के लिए क्या किया। अर्जुन मोढवाडिया ने थामा बीजेपी का दामन। सीआर पाटिल की मौजूदगी में ली सदस्यता। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल। वाराणसी के पूर्व सांसद बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। तेलंगाना के संगारेड्डी में पीएम मोदी ने दी 6,800 करोड़ की सौगात। बोले विपक्ष गाली देने में लगा है, मोदी गारंटी पूरी करने में लगे हैं। देश हित में खुद को खपाया है। दिल्ली एनसीआर की तरह यूपी में बनेगा एससीआर। यूपी कैबिनेट की बैठक में एससीआर का प्रस्ताव पास। 6 जिलों को मिलाकर बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र। राजस्थान में पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। हिरासत में लिया गया भर्ती परीक्षा में शामिल टॉपर। एक महिला सब इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार। 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों से हुई पूछताछ। मुंबई में लोकसभा चुनाव पर अमित शाह की बड़ी बैठक। एनसीपी शिवसेना के साथ अमित शाह की बैठक संभव। सीट बंटवारे को लेकर हो सकती है मीटिंग। देश के सबसे कठोर दंगारोधी कानून पर धामी सरकार की मोहर। अब दंगाइयों के जरिए नुकसान हुए निजी और सरकारी संपत्ति की होगी पूरी वसूली। राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना। कहा बगुला भक्ति से अब कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल दिशाविहीन हुई है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक में सीएम योगी की कार्रवाई। भर्ती बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। राजीव कृष्ण को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। गुरुग्राम के माउथ फ्रेशनर केस में रेस्टोरेंट का मैनेजर गिरफ्तार। वेटर अमृतपाल अभी भी फरार है। माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस देने का आरोप। बिहार के गया में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। तकनीकी खराबी की वजह से हुआ यह क्रैश। पायलट सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के कठुआ में संदिग्ध पैकेट मिलने से हड़कंप। संदिग्ध पैकेट में मिला बारूद। पूरे इलाके में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजेपी में शामिल होंगे। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे जस्टिस गांगुली। चुनाव की सीट पार्टी तय करेगी, ये कहा जस्टिस गांगुली ने। लेकिन 7 मार्च को पार्टी को
ज्वाइन कर लेंगे, यानी बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे। ये भी उन्होंने साफ किया कि किस सीट से वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी को तय करना है। यानी चुनावी मैदान में उतरेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस गांगुली, इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया गया है। Are you going to contest the Lok Sabha polls? Any talks on that? I cannot say that. It will be decided by the high authorities of the BJP, the election committee of BJP. Sir, when will you join BJP? Maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon. There is a tentative program when I'll join BJP. लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन हैं जस्टिस गांगुली और क्यों इस बात की चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और चुनाव लड़ेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट में जज रहे हैं। 2018 से कोलकाता हाईकोर्ट में जज बने जस्टिस गांगुली। 2020 में हाईकोर्ट में स्थायी नियुक्ति हुई। हाजरा कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। राज्य सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और कई बड़े फैसलों को लेकर सुर्खियों में भी रहे हैं। 2.5 साल में 95 फैसले सुनाए उन्होंने। भर्ती घोटाले की सुनवाई के दौरान इंटरव्यू पर विवाद भी हुआ था, जिस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। एक और आपको जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल में जस्टिस गांगुली के बड़े फैसले कौन कौन से हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला नौकरी घोटाले में जांच का आदेश उनकी तरफ से दिया गया। 32,000 शिक्षकों की बहाली को रद्द कर दिया गया था उनके द्वारा दिए गए फैसले की वजह से। इसके अलावा मनरेगा और केंद्रीय फंड में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश भी दिया गया। 14 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई जस्टिस गांगुली द्वारा। पार्थ चैटर्जी का सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश भी उनके द्वारा ही दिया गया था कि पार्थ चैटर्जी को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। टीएमसी नेता मानिक भट्टाचार्य को शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उन्होंने जो फैसला दिया उसके जरिए मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता शिक्षक पद से बर्खास्त की गई थी, उनके द्वारा दिए गए फैसले को। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोमेश दत्ता जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। अभिषेक दत्ता, आपसे जानना ये चाहेंगे कि माफ कीजिएगा, रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रविशंकर, ये जानना चाहेंगे कि जस्टिस गांगुली के बारे में ये चर्चा हो रही थी लगातार, हालांकि उन्होंने अब ये बता दिया है कि 7 मार्च को वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा है? टीएमसी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है, जस्टिस गांगुली ने आज ये क्लियर कर दिया वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। 7 तारीख को वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दूसरी बात यह है, तृणमूल के खिलाफ वो आक्रामक तक दिखे। इसका मतलब यह है कि वो हर कोई पार्टी को कंसीडर कर सकते थे अपना ज्वाइनिंग के लिए। अपना जो जज के जो करियर है, जस्टिस का जो करियर है, वो पहले ही ख़त्म करके 5 महीना पहले वो ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति के आने के लिए। और ये टाइम को इसीलिए चुना गया, मान के तृणमूल कांग्रेस चल रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट मिलना है लोकसभा चुनाव के लिए। अब कौन सा सीट से उनको टिकट मिलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनका ये सिलेक्शन ऑफ टाइम जो है, अभी जो 5 महीना बाकी है उनका पूरा जजमेंट करियर खत्म, जस्टिस का करियर खत्म होने में, उसका पहले ही उन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए। ऐसा तृणमूल कांग्रेस कह के चल रहे हैं। और जस्टिस गांगुली ने आज साफ कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जहां ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल लीडर है, जिनका राजनीतिक दौर वो मान के चलते हैं कि एक पॉलिटिकल पर्सन का करियर ऐसा होना चाहिए। लेकिन उनके बाद, ममता बनर्जी के बाद बाकी जितने नेता हैं उनके ऊपर आक्रमण तक दिखे जस्टिस गांगुली। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि एक पार्टी है जहां पूरा करप्शन से भरे हुए हैं और कुछ अच्छे लोग अगर अंदर गए हैं तो वो यहाँ पे फंस चुके हैं। जी हाँ, रविशंकर दत्ता, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है, 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे ये उन्होंने कहा है कि पार्टी तय करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हिमाचल में अयोग्य करार दिए 6 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 6 अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। विधानसभा अध्यक्ष के अयोग्य करार देने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चैतन्य शर्मा ने दाखिल की है अयोग्य करार दिए गए विधायकों की ओर से ये याचिका। एमपी के शाहजहांपुर में राहुल गांधी का विरोध हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं मोदी मोदी के नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास गए इसके बाद राहुल गांधी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल को आलू दिया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें राहुल गांधी उनके पास गए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी को आलू दिया गया।
बस बढ़िया सर। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। और यही मध्य प्रदेश के शाजापुर में ही राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहें, कहा राहुल गांधी ने। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम चाहते हैं कि आप जय श्री राम बोलें, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, ये कहा राहुल गांधी ने। मोदी जी चाहते हैं मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अब राजनीति में भगवान को भी कोई नहीं छोड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना में हैं, जहां उन्होंने सिकंदराबाद में मां काली की पूजा की है। उधर ममता बनर्जी के एक विधायक ने सारी हदें पार कर भगवान राम के ऊपर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। इतना ही नहीं, दीदी के इस विधायक ने पीएम का भी अपमान किया और पीएम के अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने पर सवाल उठाया है। मतलब एक तरफ मोदी का भक्ति पथ है तो दूसरी तरफ इंडिया के विधायक का राम मंदिर विरोध है। टीएमसी विधायक ने लेकिन एक विवादित बयान दिया है। टीएमसी विधायक रामेंदु ने राम मंदिर को अपवित्र जगह बता दिया। पूरा बयान क्या था, सुनिए। लोग ब्राह्मण छाड़ा पुजो হয় না আর ইমাম ছাড়া নামাজ হয় না। তা আমাদের রাম মন্দির তৈরি হলো, আমাদের হিন্দু ধর্মে চারজন শঙ্করাচার্য আছে। চারজন শঙ্করাচার্য বলল যে সম্পূর্ণ মন্দির নয়, এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, দিয়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কিন্তু মানল না, চার শঙ্করাচার্য গেল না। লোক ব্রাহ্মণ ছাড়া পুজো হয় না আর ইমাম ছাড়া নামাজ হয় না। তা আমাদের রাম মন্দির তৈরি হলো, আমাদের হিন্দু ধর্মে চারজন শঙ্করাচার্য আছে। চারজন শঙ্করাচার্য বলল যে সম্পূর্ণ মন্দির নয়, এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, দিয়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কিন্তু মানল না, চার শঙ্করাচার্য গেল না। অসমাপ্ত মন্দিরে বিগ্রহ বসবে না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী গেল। নরেন্দ্র মোদী গিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পুজো অর্চনা করলো। তা আমি প্রশ্ন করছি, নরেন্দ্র মোদী কোথাকার ব্রাহ্মণ বলতে পারবেন? পৈতিটা কে দিয়েছিল? কবে পৈতে হয়েছিল বলতে পারবেন? তাহলে দেখুন হিন্দু ধর্মকে কত নোংরা জায়গায় নিয়ে গেল। এই যে বাবা তারকনাথের এখানেতে যদি কেন ভণ্ড একটা পৈতে, জন্য আমি আমার পৈতে আছে যদিও রাজপুত বলে ক্ষত্রিয় বলে, কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মণ নই। তা আমি যদি পৈতেটাকে যদি ব্ল্যাকমেলিং করি, আমি যদি পৈতেটা দেখিয়ে বলি ব্রাহ্মণ, আর যাত্রী ধরে নিয়ে যে বাবার মন্দিরে দেয়ালে ঠেকিয়ে পুজোটা দিয়ে কি বলুন, শুনতে পেল না সে, দেওয়ার পর বলুন 5000 দিয়ে দাও। আর এরা কি করলো, মূর্তি বসার আগেই হলদে চাল হলুদ মাখিয়ে নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যে বলছে 500 টাকা দাও, এটা রামের প্রসাদ। কত বড় ভণ্ড দেখুন, কত বড় ধাপ্পা দিল দেখুন, কত বড় হিন্দু ধর্মকে নিচে নামিয়ে নিয়ে এলো দেখুন। আমি একজন হিন্দু ধর্মের মানুষ, তাই এই জায়গাটা আমাদের সমস্ত মানুষকে গর্জে উঠতে হবে, একতাবদ্ধ হতে হবে। আপনার বাড়ির পাশে যদি কেউ একটা শিবলিঙ্গ বসিয়ে সে যদি ব্রাহ্মণ না হয়, সে যদি পুজো করে শিবরাত্রির দিন, আপনারা কি তার কাছে পুজো দিতে যাবেন? ঠিক
इस बीच ए राजा के बयान पर भी बीजेपी ने हमला बोला है। सनातन का अपमान विपक्ष का एजेंडा है, कहा रविशंकर प्रसाद ने। विपक्ष के नेता सनातन विरोधी हैं, ये कहा उन्होंने। भारत की आस्था का अपमान किया गया ए राजा के बयान द्वारा। क्या कांग्रेस नेताओं का मंदिर जाना दिखावा है, ये सवाल भी पूछा रविशंकर प्रसाद ने। ए राजा ने कहा था, राम हमारे दुश्मन हैं। वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? If you say भारत माता की जय, we will never accept it. मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तो वहां जा करके तो महादेव की स्तुति करेंगे ना राहुल गांधी, जय महादेव बोलेंगे ना। तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में। ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें। कुछ देर में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस छोटे कैबिनेट विस्तार से लोकसभा चुनाव में बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि ये सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। यानी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भी 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश की जाएगी। अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। थोड़ी देर बाद योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। आज 4 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे। आरएलडी से अनिल कुमार मंत्री बनेंगे और बीजेपी से सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया जाएगा। ये 4 नाम हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा अहम मंत्रिमंडल विस्तार है क्योंकि ये ठीक लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले किया जा रहा है। यानी इसके जरिए आरएलडी जो शामिल हुई है एनडीए में, उनको भी शामिल करने की कोशिश है और कई अहम मुद्दों को साधने की कोशिश है। ओपी राजभर से बात की है TV9 भाजपा रोविंग एडिटर पंकज झा ने। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। और जिनके एक नाम को तय माना जा रहा है, मतलब 100%, तो वो और कोई नहीं, यूपी की राजनीति के पियर का चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर जी। अब खुश हो रहे हैं? नहीं, आपने पियर का चाचा का इस पे खुश हो रहे हैं। खुश तो और भी वजहों से होंगे आज आप। नहीं, हम तो हमेशा खुश रहते हैं। आप चाहे जब भी मिले हो, हम हमेशा खुश रहते हैं। नहीं, आपने कहा था कि आचार संहिता लगने से पहले ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनना है और ये हो रहा है। तो हम सच्चाई बोलते हैं, सच बोलते हैं और रिजल्ट आपके सामने रहता है। चाहे विपक्षी एकता पर मैंने कहा कि कुछ लोग जो गोल तो बनी है, लेकिन कुछ लोग सट के 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ लोग हट करके तो सट भी गए और हट भी गए। चाहे ममता जी को देख लीजिए, चाहे पंजाब मान जी को देख लीजिए, तमाम लोग, कुछ लोग सट हट के सब लोग सहयोग कर रहे हैं। 5 साल के बाद मंत्रिमंडल में आपकी वापसी हो रही है ऑलमोस्ट, तो तब और आज कोई प्राथमिकताएं भी आपने तय की होंगी? देखिए, हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है कि गरीब, कमज़ोर, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित जो हैं, आदिवासी हैं, उनको जागृत करना। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, उनके लिए अधिकार दिया है, उसके लिए उनको जागृत करना। वो अच्छी शिक्षा हासिल करें, समाज में अच्छा जीवन जिए, रोजगार अच्छा उनको मिले, नौकरी मिले, स्वास्थ्य बढ़िया, अगर कोई दिक्कत हो तो अच्छी स्वास्थ्य। जब ये सब बता रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि कोई आपको विभाग आपके मन में है क्या, कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आप जो बात कर रहे हैं, ऐसा कोई आपने सेट कर रखा है क्या? नहीं, ये तो बात मैं बराबर मैं 21 साल से बोलता हूँ कि भाई एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो जाए तो एक रूपता आ जाए। गरीबों का इलाज दुनिया के तमाम देशों में फ्री है, भारत में भी फ्री हो। मैं तो विभाग की बात कर रहा था राजभर। मैं भी तो विभाग की बात कर रहा हूँ। कुछ जब आपको ये संदेश आया तो विभाग का भी कोई मैसेज आया? नहीं, कोई मैसेज नहीं। अभी तो मेरे यहाँ सच ये है कि मेरे यहाँ अभी राजभवन से फ़ोन ही नहीं आया है। अच्छा। और जो चीज़ें खबरें मिल रही हैं, वो खबरें जो आपने बताया कि एक कटु सत्य है
कि 5 बजे विस्तार होने की प्रबल संभावना है। आपको एक सीट मिली है गठबंधन में, बात वहीं तक रहेगी या आगे जाएगी? एमएलसी को लेकर भी कुछ बात है? नहीं, एक लोकसभा की बात फाइनल हो गई है, एक एमएलसी की भी बात फाइनल हो गई है, कुछ आयोग की भी बात फाइनल है। अच्छा। कई चीज़ें हम जैसे कि आप लोगों की दूरदृष्टि होती है, तो हमने भी सोचा है कि यूपी के निचला सदन और ऊपरी सदन और बीच की कुछ चीज़ें, हाँ, बीच की कुछ सदन पूरा रोड मैप तैयार है, तैयार करके वहाँ से फाइनल करा के तब आए हैं। ओपी राजभर से आपने पंकज झा की बातचीत सुनी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज, जो 4 नाम जिनकी चर्चा हो रही है, ओपी राजभर से तो आपने बात की ही है, लेकिन दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार आरएलडी से और सुनील शर्मा जिनके नाम की चर्चा है कि वो शपथ ले सकते हैं आज, एक एक कर अगर आप बताएं कि यही 4 क्यों? आरएलडी के एक शामिल किया जाना था, उन्हें मंत्री बनाना था, ये एक अहम वजह है, लेकिन बाकी जो नाम है, ओपी राजभर को उन्हें एक सीट देनी थी, वो दी जा रही है, लेकिन ये अहम है विस्तार अपने आप में। क्या क्या साध लेंगे इसके जरिए? देखिए, एनडीए में जो 2 नए लोग आए, एक तो ओम प्रकाश राजभर जो पिछले साल जुलाई महीने में आए, पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, तो उनका तो नाम तय था, तो उनको चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उनको मंत्रिमंडल विस्तार में लिया जा रहा है। आरएलडी भी नई एंट्री हुई है, एनडीए के नए सहयोगी दल बने हैं बीजेपी के जयंत चौधरी। उनकी डिमांड थी कि उनको एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री मिले, लेकिन राज्य मंत्री वाली बात हो नहीं पाई। कैबिनेट मंत्री के तौर पर अनिल कुमार, जो कि मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक हैं, तीसरी बार एससी बिरादरी से हैं, उनको मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। दारा सिंह चौहान का कमिटमेंट भी पुराना था, समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी आए थे, हालांकि विधानसभा का उपचुनाव हार गए, इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और अब कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। चौथा नाम थोड़ा चौंकाने वाला है और हम लोगों के बीच में चर्चा में नहीं था, वो सुनील शर्मा हैं। गाजियाबाद के साहबाबाद के रहने वाले हैं, वहीं से विधायक चुने गए हैं। 2 लाख से भी अधिक वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। ब्राह्मण समाज से आते हैं, पश्चिम से, तो 2 पूरब से, 2 पश्चिम से, 2 ओबीसी, 1 सवर्ण जाति के और 1 एससी बिरादरी के। तो पूरा आप कह सकते हैं ना कि सोशल रेनबो की तरह है ये जो नया और छोटा मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है योगी सरकार का। तो इन 4 चेहरों के बहाने अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है एनडीए की तरफ से। जी हाँ, तो नए सहयोगियों को भी साध लिया है और सामाजिक समीकरण भी इसके जरिए साध लिए हैं। छोटा विस्तार है लेकिन अहम है। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली एनसीआर की तरह यूपी में अब बनेगा एससीआर। यूपी कैबिनेट की बैठक में एससीआर का प्रस्ताव पास किया गया है। लखनऊ के आसपास के जिलों को मिलाकर बनेगा ये एससीआर। लखनऊ समेत 6 जिलों को मिलाकर एससीआर बनाया जाएगा। ये अहम फैसला जो यूपी कैबिनेट की बैठक में लिया गया, ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है। ये एनसीआर की तर्ज पर बनाया जा रहा है, यानी लखनऊ के आसपास के 6 जिलों को शामिल किया जाएगा इसमें और ये एससीआर रीजन बनाया जाएगा। ये जो एससीआर बनाया जाएगा लखनऊ के आसपास के जिलों को शामिल कर दरअसल ये दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसे एससीआर कहा जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन, यानी स्टेट एससीआर बनाया जाएगा। राज्य राजधानी क्षेत्र इसे कह सकते हैं आप। लखनऊ के आसपास के 6 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। लखनऊ और आसपास के जो जिले हैं उनको चुना गया है इसमें शामिल होने के लिए। एससीआर में कुल 6 जिले शामिल किए जा रहे हैं। एससीआर में लखनऊ, हरदोई और सीतापुर शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को भी शामिल किया जाएगा। एससीआर को विकसित करने का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट में पास कर दिया गया है। इसके बाद रुख करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर का, जो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने TV9 से खास बातचीत की है। आतिशी ने कहा कि राम राज्य की अवधारणा पर हम काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए देने की योजना की तारीफ की गई है। राम जी को लेके आए बजट में आप? देखिए, हम तो राम जी को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने काम में उतारते हैं। पिछले 9 साल से अगर आप देखिए तो राम राज्य की अवधारणा क्या है? राम राज्य की अवधारणा है कोई दीन ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो, हर परिवार समृद्ध हो। इसी अवधारणा को तो हम पिछले 9 साल से यथार्थ कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली देके, चाहे पानी देके, चाहे गरीब बच्चों को अच्छा स्कूल देके, चाहे मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज देके। तो इसी 9 साल के रिपोर्ट कार्ड को कल हमने प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ आपने महिलाओं को भी 1000 रुपये सम्मान निधि देने की बात की है। तो क्या जिस तरीके से हमने देखा कि पीछे महिला आरक्षण बिल आया
और लखपति दीदी, तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं, तो क्या लग रहा है कि उनसे मुकाबला आपकी योजना है कर पाएगी या उससे और आगे बढ़ने की आपकी योजना है? देखिए, दिल्ली की महिलाओं ने हमेशा अरविंद केजरीवाल को, अपने भाई को, अपने बेटे को अपना आशीर्वाद और अपना प्यार और अपना वोट दिया है। 2013 में जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे, जब किसी को पता नहीं था आम आदमी पार्टी सफल होगी, असफल होगी, जीतेगी, हारेगी, महिलाओं ने अपने घर वालों से पहली बार अलग जाके लड़ झगड़ के झाड़ू पे बटन दबाया था। तो दिल्ली की महिलाओं ने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली की महिलाओं की ज़रूरतों को हमेशा सबसे प्राथमिक जगह दी है। चाहे वो पिंक टिकट के माध्यम से हो, चाहे वो सरकारी स्कूलों को लड़कियों के लिए बेहतर बनाना हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का इलाज हो, या जिस तरह से हमारी बुजुर्ग माताएं तीर्थ यात्रा में जाती हैं। लेकिन देखिए, एक महिला को सशक्त करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसके हाथ में पैसा होना। आज किसी महिला को देखिए, भारतीय समाज की सच्चाई है कि हमारे परिवारों में महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं होता, और जब उनके हाथ में पैसा नहीं होता, उनको अपनी हर छोटी ज़रूरत के लिए, अपनी बच्चों की हर छोटी ज़रूरत के लिए, कभी अपने पति के सामने, कभी अपने पिता के सामने, कभी अपने बेटे के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अब जब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, तो उनको अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। वो खुद सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ खर्चे कर पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया से इकोनॉमिक रिसर्च ये बताती है कि अगर महिलाओं के हाथ में पैसे दिए जाएं, तो वो ज़्यादा समझदारी से अपने परिवार के लिए खर्चा करती हैं। वो इधर उधर पैसे नहीं खर्चे करती, वो अपने बच्चों को पौष्टिक खाना देने में पैसे खर्च करती हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करती हैं। तो इसलिए ये जो फैसला है, ना सिर्फ महिलाओं की ज़िंदगी में सुधार लेके आएगा, ना सिर्फ उनके लिए आत्मसम्मान लेके आएगा, बल्कि उनके परिवारों को और दिल्ली शहर को भी विकास की ओर लेके जाएगा। मुख्यमंत्री ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एसोसिएट स्पॉन्सर स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। किडनी फेल, लिवर फेल, हिम्स हॉस्पिटल 7829478294। सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कास्कल्प चटनी, कॉल 92-120-92-120। प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट्स, कलौंजी के साथ मक्खन का तड़का। सर्वोकॉन ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी में होंगे शामिल। 7 मार्च को लेंगे बीजेपी की सदस्यता। बोले, पार्टी फैसला लेगी किस सीट से लड़ूंगा चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार। 4 मंत्री लेंगे शपथ। ओपी राजभर, दारा सिंह, सुनील शर्मा, आरएलडी के अनिल कुमार बनेंगे मंत्री। शाम 5 बजे दिलाई जाएगी शपथ। राम मंदिर पर एक बार फिर सियासत गरमाई। राहुल बोले, मोदी जी चाहते हैं जय श्री राम बोलो, भूखे भूखे मर जाओ। टीएमसी विधायक रामेंदु ने राम मंदिर को बताया अपवित्र, बीजेपी का वार। विपक्ष के नेता सनातन विरोधी। पीएम मोदी का तेलंगाना से विपक्ष पर हमला। कहा, परिवारवादियों ने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई, मैंने घर भी नहीं बनवाया। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर।
लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार। आज 4 मंत्री ले लेंगे शपथ। शाम 5 बजे दिलाई जाएगी ये शपथ। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर अपडेट। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री, अनिल कुमार और दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, जबकि सुनील शर्मा बनेंगे राज्य मंत्री। आरएलडी की तरफ से अनिल कुमार बनेंगे मंत्री। आरएलडी कोटे के एक ही विधायक बनेंगे मंत्री। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक हैं अनिल कुमार। योगी सरकार का किसानों को तोहफा। ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली और फसलों के नुकसान पर मुआवजे का ऐलान। फैसले से 1.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा। चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल के डीएम और एसपी को निर्देश, निष्पक्ष और पारदर्शी रहें, लोकतंत्र में हिंसा बर्दाश्त नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली बीजेपी में होंगे शामिल। 7 मार्च को थामेंगे बीजेपी का दामन। न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी चाहते हैं आप दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहें, आप जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। एमपी के शाहजहांपुर में राहुल गांधी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल को दिया आलू। राम मंदिर पर टीएमसी विधायक का विवादित बयान। रामेंदु सिन्हा रॉय ने राम मंदिर को बताया अपवित्र। तारकेश्वर सीट से टीएमसी के विधायक हैं रामेंदु सिन्हा रॉय के बयान पर बरसे सुकांत मजूमदार। बोले बयान से हिंदुओं की भावनाएं हुई आहत। टीएमसी की मंशा आई सामने। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी विधायक के बयान पर हमला। कहा बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर हुई है आहत। बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष के नेता भारत को एक देश नहीं मानते हैं, विपक्ष के नेता सनातन विरोधी हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा नफरत और बांटने का काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी बताए गरीबी खत्म करने के लिए क्या किया। अर्जुन मोडवाडिया ने थामा बीजेपी का दामन। सीआर पाटिल की मौजूदगी में ली सदस्यता। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल। वाराणसी के पूर्व सांसद बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। तेलंगाना के संगारेड्डी में पीएम मोदी ने दी 6,800 करोड़ की सौगात। बोले विपक्ष गाली देने में लगा है, मोदी गारंटी पूरी करने में लगे हैं। देश हित में खुद को खपाया है। दिल्ली एनसीआर की तरह यूपी में बनेगा एससीआर। यूपी कैबिनेट की बैठक में एससीआर का प्रस्ताव पास। 6 जिलों को मिलाकर बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र। राजस्थान में पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। हिरासत में लिया गया भर्ती परीक्षा में शामिल टॉपर। एक महिला सब इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार। 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों से हुई पूछताछ। मुंबई में लोकसभा चुनाव पर अमित शाह की बड़ी बैठक। एनसीपी शिवसेना के साथ अमित शाह की बैठक संभव। सीट बंटवारे को लेकर हो सकती है मीटिंग। देश के सबसे कठोर दंगारोधी कानून पर धामी सरकार की मोहर। अब दंगाइयों के जरिए नुकसान हुए निजी और सरकारी संपत्ति की होगी पूरी वसूली। राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना। कहा बगुला भक्ति से अब कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल दिशाविहीन हुई है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक में सीएम योगी की कार्रवाई। भर्ती बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। राजीव कृष्ण को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। गुरुग्राम के माउथ फ्रेशनर केस में रेस्टोरेंट का मैनेजर गिरफ्तार। वेटर अमृतपाल अभी भी फरार है। माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस देने का आरोप। बिहार के गया में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। तकनीकी खराबी की वजह से हुआ यह क्रैश। पायलट सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के कठुआ में संदिग्ध पैकेट मिलने से हड़कंप। संदिग्ध पैकेट में मिला बारूद। पूरे इलाके में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजेपी में शामिल होंगे। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे जस्टिस गांगुली। चुनाव की सीट पार्टी तय करेगी, ये कहा जस्टिस गांगुली ने। लेकिन 7 मार्च को पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, यानी बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे। ये भी उन्होंने साफ किया कि किस सीट से वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी को तय करना है। यानी चुनावी मैदान में उतरेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस गांगुली।
इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया गया है। Are you going to contest the Lok Sabha polls? Any talks on that? I cannot say that. It will be decided by the high authorities of BJP, the election committee of BJP. Sir, when will you join BJP? Maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon. There is a tentative program when I'll join BJP. लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन हैं जस्टिस गांगुली और क्यों इस बात की चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और चुनाव लड़ेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट में जज रहे हैं। 2018 से कोलकाता हाई कोर्ट में जज बने जस्टिस गांगुली। 2020 में हाई कोर्ट में स्थायी नियुक्ति हुई। हाजरा कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। राज्य सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और कई बड़े फैसलों को लेकर सुर्खियों में भी रहे हैं। 2.5 साल में 95 फैसले सुनाए उन्होंने। भर्ती घोटाले की सुनवाई के दौरान इंटरव्यू पर विवाद भी हुआ था, जिस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। एक और आपको जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल में जस्टिस गांगुली के बड़े फैसले कौन कौन से हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला नौकरी घोटाले में जांच का आदेश उनकी तरफ से दिया गया। 32,000 शिक्षकों की बहाली को रद्द कर दिया गया था उनके द्वारा दिए गए फैसले की वजह से। इसके अलावा मनरेगा और केंद्रीय फंड में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश भी दिया गया। 14 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई जस्टिस गांगुली द्वारा।